हिंदी क्लब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। आइए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे को फिनिश करने वाले हैं, मतलब उनके कंसेप्ट को फिनिश करने वाले हैं। देखिए, आज तक आपने कहाँ से क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझे उससे नहीं मतलब है। आप मेरे यहाँ आए हैं मीन्स कि आज के बाद आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जो टीचिंग वाला हो, चाहे सुपर टेट, एस टेट, KVS, NBS या रीड DSSS भी, कहीं भी आप बैठो, जिन पियाजे से आपको भी पता है कि क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अगर यहाँ से फिर दोबारा क्वेश्चन आया, आज के बाद आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। बस चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए। 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन एकदम आपके माइंड में एकदम प्रैक्टिकली उतार देंगे। किसी भी साइकोलॉजी टीचर का ये गुण होना चाहिए कि चीज़ों को आपको ऐसे जोड़े कि आपको रटना ना पड़े, सीधे समझ में आ जाए। सारे चीज़ों को आपको समझाएंगे। कल का भी क्लास में आपने देखा था कि स्कीम, स्कीमा, अनुकूलन, संगठन, सारी चीज़ें मैंने बताया था। जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लीजिए। हमने क्लास को जानबूझ के डिवाइड किया 2 पार्ट में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज भी देखिएगा कि हमेशा आप सब जानते हो पेपर बनेगा, वस्तु अस्थायित्व से बनेगा, अविलोमीयता से बनेगा, संरक्षण के अभाव से बनेगा, फिर भी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आज के बाद नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा, अब देखिए टीचिंग का स्टाइल देखिए, चीज़ें बदल के रख देंगे कि कैसे पढ़ाया जाता है पियाजे को, और ये इस तरह की चीज़ों को जो बहुत टफ होती हैं। आइए देखिए, सबसे पहले कि आप जानना सुनिए कि ये कैसे लिखा जाता है। पियागेट, देखो ना, पियागेट पढ़ते हैं पियाजे, ये जीन नहीं जान पढ़ा जाता है, छोड़े उससे नहीं मतलब। देखिए, हम कल का चीज़ें बता चुके हैं। अब हम आज ख़त्म करेंगे इनके स्टेजेस को। ये इनकी जो 4 अवस्थाएं थी, कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं। आज तक आपने जिस तरह से पढ़ा है, फिलहाल उसको एक साइड रखिए, मेरे साइड से देखिए, चीज़ें एकदम अलग हो जाएंगी। रटना नहीं पड़ेगा, भूलना नहीं पड़ेगा, चीज़ें क्लियर। आप चारों स्टेजों को मत याद रखिए, चारों स्टेजों को भूल जाइए। देखिए ईजिली कैसे, बस आपको ये पता है ना कि 4 स्टेज हैं, उसको 2 पार्ट में बांटिए। कैसे? 2 पार्ट में। 2 पार्ट कैसे? पहले आप मान लीजिए फिजिकल, ध्यान दीजिएगा। पहले मान लीजिए फिजिकल। फिजिकल हो गया एक, मतलब एक शारीरिक रूप से होगा, ध्यान दीजिएगा। एक होगा शारीरिक रूप से, एक होगा ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब संक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? संक्रिया। एक हो गया फिजिकल और एक हो गई संक्रिया। एक हो गया फिजिकल, एक होगा आपका, एक अवस्था होगी आपकी शारीरिक रूप से, बाकी का अवस्था होगा आपका 2 ही मानिए ना। अब 4 में पियाजे ने बांटा था, 2 में हम बांट रहे हैं। बस देखिए, एक हो गया फिजिकल, फिजिकल रूप से सीखेगा। एक हो गया संक्रिया, संक्रिया रूप से सीखेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? तो फिजिकल में बस 1 आएगा और संक्रिया में 3 आएगा। देखिए, फिजिकल में 1 आएगा, संक्रिया में कितना आएगा? 1 2 3। कौन कौन सा? एक आपका देखिए, ऑपरेशनल में 3 आएगा, फिजिकल में 1 आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। संक्रिया में कौन सा आएगा? 1 आएगा। देखिए, अब देखिए तीनों में ऑपरेशनल लगा होगा, इसलिए हमने इसको एक साथ रख दिया। एक हो गया आपका प्री ऑपरेशनल, ठीक, एक हो गया आपका प्री ऑपरेशनल, एक हो गया आपका कंक्रीट ऑपरेशनल, एक हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल। तीनों ऑपरेशनल हो गए और एक फिजिकल हो गया। ऐसे करके याद करना है। मीन्स कि एक हो गया फिजिकल, एक हो गया प्री ऑपरेशनल, मतलब कि संक्रिया से पहले की अवस्था। हम पढ़ते हैं ना कि प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज मतलब कि स्कूल के पूर्व का एज, यानी आंगनबाड़ी होता है ना। समझिए समझिए, यही तो खेल है। एक होता है ना प्री, प्री लगा दिया मतलब उस एज के पहले। हमने कहा प्री गैंग एज, तो गैंग से पहले का एज। प्री स्कूल एज, स्कूल के पहले का एज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब ऑपरेशन से पहले का स्टेज, मतलब कि ऑपरेशन से पहले का स्टेज को हम लोग प्री ऑपरेशनल, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है कौन सा? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये हो गया आपका पूर्व संक्रियात्मक। देखिए दिखा है ना, पूर्व लिखेगा या पराग, तब संक्रिया से पहले की अवस्था। अब तीसरे में आएगा संक्रिया होने लगेगी, और संक्रिया होगी तो कैसी संक्रिया होगी? मूर्त होगी। और चौथी क्या हो जाएगी? अमूर्त होगी। समझ में आया? मतलब पहले शारीरिक रूप से होगा, फिर आपका ऑपरेशनल के पहले वाला, फिर तीसरा आएगा तो ऑपरेशनल तो होगा। फिर अब कैसे ऑपरेशनल होगा? पहले जो सामने दिख रहा है वैसे ऑपरेशनल होगा, और उसके बाद कैसे ऑपरेशनल होगा? उसके बाद से जो नहीं दिख रही हैं वैसे ऑपरेशनल होगा। अब आइए एक एक अवस्था को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, मीन्स कि इसमें बच्चा जो कुछ भी करेगा वो सारा का सारा उसके सेंसरी, ध्यान दीजिएगा, सेंसरी, संवेदात्मक, मोटर, गामक स्टेज, मतलब सेंसरी, अपने सेंसेस से
मोटर, जहाँ मोटर लग गया वो क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से। तो सेंसरी, मोटर, गामक रूप से क्या करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा तो इसी रूप से करेगा। इसका एज क्या होता है, कभी भी 0 से 2 नहीं, जन्म से 2। कोई 0 नहीं होता है, 9 महीने पल कर आया है। तो जन्म से 2 लगाइएगा। मैंने आपको अवस्थाओं में बताया था, अवस्थाओं का भी बहुत बेहतरीन क्लास आपको बना दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक, जन्म से 2 वर्ष सेंसरी, सेंसस से करेगा। क्या क्या करेगा, बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है, पहले क्या करता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। अब कहोगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या, ये भी बताएंगे हम। सर्कुलर एक्टिविटीज करता है, जैसे पैदा हुआ, रोने लगा, ये उसका क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। उसके आप सबसे पैदा होती ना, अगर वो उसका अंदर वो चूसने का गुण आ जाता है। जैसे कि अभी हाथ आप रखोगे ना, चूसने लगेगा। कुछ भी करो, कोई भी कुछ भी करो, रोएगा, चूसेगा, हाथ पैर ऐसे मारेगा, छटपटाएगा, ये खुद नहीं कर रहा है। वो भूल जाइए कि ये खुद कर रहा है, वो उसकी सहज क्रिया हो रही है। सहज मतलब कि स्वाभाविक हो रही है वो चीज़ें उससे, उसको कोई नहीं करा रहा है। मीन्स कि देखना, कोई चीज़ को देख रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करना 0 से 2 वर्ष में, उसको चूसेगा, उसको क्या, एक सब सारी क्रियाएं कैसे होती है, सहज क्रियाओं द्वारा। आपका पेपर में ऑप्शन बनेगा, कैसे होगा, सहज क्रियाओं द्वारा होगा। कैसे होगा, सहज क्रियाओं द्वारा होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बस। मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होंगी, जो हम मौलिक रूप से पैदा होते ही अपने आप शुरू हो जाती हैं, कोई नहीं सिखाता है, वो सारी की सारी सहज क्रियाएं होती हैं। ठीक, पहला लाइन हो गया आपका क्लियर। दूसरा, पहले स्वतः सहज होगा। हमने कहा ना कि पैदा होगा तो पहले वो स्वतः करेगा, खुद करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो फिर उसको जब वो धीरे धीरे उसको अपनी इच्छा अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू कर देगा। मतलब पहले तो रो रहा था नेचुरल रूप से, अब वो धीरे धीरे हो रहा है समझदार। अब होगा समझदार, हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, हो रहा है अब समझदार। और समझदार होगा तो क्या करेगा, अब पहले वो सीख गया कि हम रोते हैं तो मेरी माँ मुझको गोद में उठाती है, हम रोते हैं तो मुझे ये चीज़ मिल जाता है। अब वो जानबूझ करके रोएगा। क्या करेगा, जानबूझ करके वो रोएगा ताकि वो मुझे फिर से उठाए और मुझे फिर से जो चीज़ हमको चाहिए वो करे। मीन्स कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चीज़ें करने लगा। पहले स्वतः सहज और फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस प्रतिवर्ती क्रिया को दोहराने लगा। इसको पियाजे ने सेंसरी स्टेज को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, उतना डीप नहीं जा रहे हैं। बस समझ लीजिएगा कि ऐसी चीज़ें मिलेंगी। उसमें है आपका वृत्तीय, प्रतिवर्ती अवस्था, प्रमुख क्रियाओं की अवस्था, गौण प्रक्रियाओं की अवस्था। अब इतना कर देंगे, लेंथ बड़ा होगा, आप देखना नहीं पसंद करोगे। बस उसका जो मेन पॉइंट है आपको बता दे रहे हैं कि पहला अवस्था में उसमें क्या करेगा, प्रतिवर्ती अवस्था आएगी। उस अवस्था में क्या करेगा, सारी चीज़ों को चूसेगा, पकड़ेगा, करेगा। ठीक, दूसरी अवस्था इसको छोड़ करके प्रमुख वृत्तीय अवस्थाएं। दूसरा अवस्था कौन सी, पहली वृत्तीय अवस्था, दूसरा हो जाएगा प्रमुख वृत्तीय अवस्था, कि जो चीज़ें उसको पसंद नहीं है छोड़ देगा, जो चीज़ें उसको पसंद है वो प्रमुख रूप से सिर्फ उसी को दोहरा रहा है। तीसरा आपका आएगा फिर उसके बाद से स्कीमेटा वाला, फिर उसके बाद आएगा गौण स्कीमेटे वाला। ये सारी चीज़ें चलने लगेंगी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस समय एक चीज़ जन्म ले लेती है बच्चे के अंदर, उसको क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व। क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी बच्चे के सामने, अगर 2 महीने 3 महीने का है, उसके सामने हमने ये खिलौना उसको ला कर दिया, वो जानेगा है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, खेलेगा। फिर बाद में हमने फिर उसके सामने इसको लाया तो खेला, फिर हमने उसको हटा दिया तो वो समझेगा कि वो चीज़ ख़त्म हो गई, वो फिर सेंस से हर चीज़ से वो ख़त्म हो गई। मतलब कि वस्तु की स्थिति के बारे में वो नहीं जानता है। हट गया सामने से तो चीज़ें ख़त्म, फिर लाए तो हाँ चीज़ आ गई, हटा दिए, ख़त्म। लेकिन जैसे ही वो 18 से 24वें महीने में जाता है, मतलब जैसे ही वो 2 साल पूरा करने की स्थिति में जाता है, तो जानते हो क्या होता है। अब इसके सामने ला के देखिए, हाँ है, हटा दीजिए, वो जान जाएगा कि नहीं आपने छुपाया है, वो ख़त्म नहीं हुई है। फिर वो रोएगा कि आप उसको फिर से दीजिए। चीज़ें आई समझ में, ऐसे समझाएंगे कि आपको घबराहट ही नहीं होगा, मज़ा आ रहा है। मीन्स कि वस्तु स्थायित्व का गुण आपसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट यही पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस उम्र में पूरा हो जाता है। तो अगर महीने लगा कर दे तो 18 से 24 महीने में पूरा हो जाता है, और अगर साल लगा कर दे तो 6वां अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष में वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। स्टेज लगा कर दे तो संवेगात्मक आत्मक अवस्था में वो पूरी हो जाती है। आ गई समझ में। अब इस दौरान मीन्स कि
इस दौरान मतलब जब वो शैशवावस्था मीन्स कि जब वो जन्म से 2 वर्ष है, जब वो फिजिकल एक्टिविटी से सारी चीज़ें कर रहा है, पकड़ना चूसना, उसको कोई सेंस काम उतना मन से नहीं कर रहा है, तो उस समय बच्चा क्या होगा, गतिशील होगा। मतलब हमने कहा ना कि मोटर, सेंसरी मोटर्स, हाथों से कूदना फादना, कुछ ही पकड़ना करेगा, मतलब गतिशील उसको बोला जाएगा। अर्धभाषी, और भाषी मतलब भाषा वाला, अर्ध मतलब आधा भाषा, पा मा पा टा पा, यही सब करेगा। और क्या करेगा वो, तो उसको कहेंगे कि अर्धभाषी है। फिर सामाजिक दृष्टि से चतुर, बच्चा कैसे होगा, पहले हमने उस दिन बताया था आपको सामाजिक विकास में कि बच्चा जब पैदा होता है तो न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है। वो क्या होता है, न सामाजिक होगा न असामाजिक होगा, वो क्या होता है, इन दोनों में से कोई नहीं होता है। लेकिन अब पैदा हो गया ना, अब वो पैदा हो गया, अब वो क्या होगा, सामाजिक दृष्टि से धीरे धीरे चतुर बनने लगेगा। 2 साल का बच्चा आप भी देखते हो कितना होशियार हो जाता है। और जब शैशवावस्था पढ़ोगे ना, उसमें बताता है कि शैशवावस्था में सबसे तेज़ी से उसका संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास हो जाता है। आप खुद सोचो कि आपका जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क आपका कितना का है, 1450 ग्राम का है। 1250 ग्राम तो साला 0 से 6 वर्ष में और 0 से 1 वर्ष में ही वो क्लियर कर लेता है। सोचिए कितना तेज़ी से उसका ग्रोथ होता है। कहने का सीन ये है कि जब उसके शैशवावस्था में सबसे तेज़ी से उसका विकास होता है, किसका, मस्तिष्क का, तो सामाजिक दृष्टि से चतुर नहीं बनेगा। सारी चीज़ों को देख रहा है, कैसे चतुर बनेगा, बस बता ही तो रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं आप। देखिए बच्चा पैदा होगा, उसको कोई चीज़ नहीं पता, आप उसके आगे लाइट डालिए, प्रकाश के प्रति वो क्या करेगा, संवेदनशीलता दिखाएगा, आँखों को ऐसे बंद करेगा। हम जब पूरा बैच डालेंगे तो बताएंगे कि कब आंखें घुमा लेता है, किस महीने में आंखें ऐसे ऐसे घुमाता है, किस महीने में आंखें ऐसे ऐसे घुमाता है, कब हंसता है, कब 3 महीने में अपनी माँ को पहचान लेता है, 6 महीने में बैठने लगता है, 8 महीने में 10 महीने में चीज़ों को पकड़ कर खड़ा होने लगता है, 12वें महीने में पकड़ कर चीज़ों को चलने लगता है। सारी चीज़ें बताएंगे। अभी आप समझिए, बस सुनिए, समझिए, याद करिए, ज़रूरत पड़े दोबारा देखिए, लेकिन 1 से 2 बार देख लेंगे तो चीज़ें नहीं भूलेंगी। आवाज़, हमने कहा कि प्रकाश के प्रति लाइट जलाइए आंखों से, तो आंखों के प्रकाश के प्रति वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। आवाज़ कहीं से दीजिए, इधर उधर से आवाज़ आएगी तो उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। मतलब कि प्रकाश क्वेश्चन बनता है कि शैशवावस्था के दौरान बच्चा किसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। देखिएगा, प्रकाश और आवाज़, ये चीज़ें याद करने वाली नहीं हैं, चीज़ें समझने वाली हैं। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या फिर वस्तु स्थायित्व का गुण हो। अब आते हैं हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बच्चा क्या करेगा, उसको अपने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। प्रश्न बनता है कि बच्चा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कब शुरू कर देता है। मीन्स कि हम इतना दूर हैं, उतना दूर सामान रख दिए, ठीक, हमारा हाथ तो बड़ा है, उसका तो होगा छोटा। अब उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, मतलब उसको लक्ष्य मानेगा, और उसको पकड़ने के लिए कभी ऐसे पकड़ेगा, कभी पूरा शरीर को उस पर वैसे डाल देगा और सोचेगा कि उसको पकड़ ले। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसे ही वो पकड़ने की कोशिश करेगा। मतलब कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, उसको भूख लगी है तो रोने लगेगा, वो व्यवहार करेगा। चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा कि जो हमको लक्ष्य, हमको वो चीज़ें मिले, उसी को कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो बच्चा कब करता है, 0 से 2 वर्ष में। चीज़ें समझ में आई, यही हम बता रहे थे। वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु छुपाने के बाद भी उसके अस्तित्व का ज्ञान उसको बना रहता है। अगर ये गुण आ गया तो वस्तु स्थायित्व का गुण है, नहीं आया तो अभाव है। शुरू में अभाव होता है, 18 से 24वें महीने में जाते जाते पूरी हो जाती हैं। पहला स्टेज खत्म। अब आते हैं हम दूसरे स्टेज पे। चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, ऐसे ही हम पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। अब हम आएंगे ऑपरेशनल वाले स्टेज पे। 3 बारे में बांटे थे। एक प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब संक्रिया नहीं कर रहा, उसका दिमाग संक्रिया नहीं कर रहा। किसमें, प्री ऑपरेशनल में, मतलब कि ऑपरेशनल से पहले का स्टेज। पियाजे ने इसको 2 बाटों में बांटा है। पहला है आपका पूर्व संप्रत्यात्मक और दूसरा है अंतःप्रज्ञात्मक। थोड़ा इंग्लिश में रहता है तो इसको इंट्यूटिव बोलते हैं, इसको प्री कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं। हम आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बता रहे हैं। हिंदी में कुछ भी लिख देगा, इंग्लिश में सेम रहता है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व संप्रत्यात्मक मीन्स इसको चलता है ये 2 से 4 वर्ष। कब से कब तक, 2 से 4 वर्ष। और अंतःप्रज्ञात्मक कब से कब तक, 4 से 7 वर्ष। आ रही है समझ में, आनी चाहिए, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, हम है ना। देखिए, पूर्व संप्रत्यात्मक प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसमें बच्चा क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि पूर्व संप्रत्यात्मक, इसमें कहा था पूर्व संक्रियात्मक, तो संक्रिया से पहले तो इसमें ही हमने कह दिया पूर्व संप्रत्यात्मक। पढ़िए, तोड़िए, हम तोड़ना सिखाते हैं। संप्रत्यात्मक मतलब संप्रत्यय,
संप्रत्यय के पूर्व की अवस्था। कुछ चीज़ें समझ में आई कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने कहा प्री कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल से पहले की अवस्था, प्री कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल से पहले की अवस्था यानी कि पूर्व संप्रत्यात्मक। और पूर्व संप्रत्यात्मक को हमने कहा कि मतलब संप्रत्यय नहीं आया है, संप्रत्यय के पहले की अवस्था है। जब संप्रत्यय के पहले की अवस्था है तो बच्चे का संप्रत्यय विकसित ही नहीं हुआ है। तो जब बच्चे का संप्रत्यय ही नहीं विकसित हुआ तो कैसे आपसे बात करेगा, कैसे अपनी चीज़ें कहेगा। यहाँ तो हाथ पैर पटक के कर ले रहा था, यहाँ कैसे करेगा। तब यहाँ देखिए क्या होता है, संकेतों द्वारा संकेतों का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो आपको संकेतों द्वारा बात करेगा, संकेत करेगा, चीज़ों को कैसे करेगा, संकेत करेगा। संकेत के द्वारा उसमें कल्पना बहुत हो जाएगी, कल्पना के हिसाब से संकेत के द्वारा मतलब इस तरह की चीज़ें करेगा। मतलब आपको संकेतों द्वारा वो चीज़ों को बताएगा। तो पूछता है क्वेश्चन कि संकेतों का शुरुआत कब शुरू होता है, तो पूर्व संप्रत्यात्मक में। कल्पना कब शुरू होता है, कल्पनाशीलता की शुरुआत कब शुरू होती है, पूर्व संप्रत्यात्मक में। तो जब कल्पना की शुरुआत हो गई बच्चे में तो अपने अपने मन से बनाइए कि क्या इसमें जीववाद नहीं शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि कल्पना तो उसकी शुरू हो गई, अब जीववाद कैसे शुरू हुआ। जीववाद आपका ऐसे शुरू होगा कि बच्चा हुआ आपका, कल्पना करने लगा, हाथी घोड़ा ये वो, अब वो कल्पना में जीने लगा। तब क्या करेगा, अब यही है आपका बोर्ड है या कोई चीज़ है, हम ही गए किसी भी चीज़ से उसको दरवाजे से लग गई चोट, अब वो लगा रोने। अब क्या करोगे, दरवाजे को मारोगे, देखो तुमको मारा है ना, ये इस ससुरा को हम मारते, मारोगे आप उसको 2-2 थप्पड़। जब आप उसको मारने लगोगे तो क्या करेगा, मतलब कि उसको समझ जाएगा कि ये पिटा गया, मतलब कि इसको भी चोट लग गई। तो मतलब वो दूसरे चीज़ों को क्या समझता है, जीवित समझता है। मीन्स कि जब कल्पनाशीलता आ गई तो दूसरी चीज़ों को क्या समझ रहा है कि ये चीज़ भी जिंदा है। इसलिए वो जब देखोगे कि वो गुड़िया उसको देते हो तो उस डॉल को वो खाना भी खिलाता है, वो समझता है कि ये भी जिंदा है। चीज़ें आनी चाहिए। तो जीववाद का गुण कब शुरू होता है, पूर्व संप्रत्यात्मक में। कल्पनाशीलता पूर्व संप्रत्यात्मक में। खोज अन्वेषण, खोज की प्रवृत्ति, चीज़ों को खोजेगा, इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, मतलब बहुत जिज्ञासा होगा, खोजेगा, चीज़ें को करने की कोशिश करेगा। आप कोई खिलौना देकर देखिए, फाड़ कर उसका पेट में देखेगा कि क्या चीज़ है, समझ रहे हो, मतलब कि खोज करेगा। बड़ों का अनुकरण, बड़ों का अनुकरण, जैसा आप करिए वैसा हम करेंगे। अभी हम पढ़ा रहे थे, मेरा आया तो भतीजा, वो भी क्या करता है, जब हम चले जाते हैं ना तो लेकर के मार्करवा उठा करके यहाँ पे अपना वाला करता है। मीन्स कि हम मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल चलाता है, हम किताब लेकर बैठेंगे तो किताब लेकर बैठता है। मतलब आपको देख करके काम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद सीखते हैं, वो खुद देख करके सीखते हैं। आप जो करोगे वैसा वो करेंगे, वही वो सीख करके बन जाएंगे। मीन्स कि बड़ों का अनुकरण करेगा, खोज करेगा, जीववाद आ गया। अब आएगा आपका आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता मतलब वो सिर्फ ये देखिए, एक आत्मकेंद्रिता आता है यहाँ पे, एक आत्मकेंद्रिता आता है 11 से 16 वर्ष में, कब, किशोरावस्था में। उसमें इसमें क्या होता है, जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, जो मैं कर रहा हूँ यह सही है, और जो दूसरे कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। मतलब जो मैं कर रहा हूँ बाकी लोगों के नज़रिए से वो भी वही सही है, मेरे नज़रिए से वही सही है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ यही बाकी लोग भी सोचते हैं। इसी को कहते हैं आत्मकेंद्रिता, अहम केंद्रिता। मतलब कि वो खुद में केंद्र रहेगा, खुद में केंद्रित रहेगा, उसको अपना ही फायदा दिखेगा। इसको फ्रायड बाबा ने क्या कहा है, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, इसको कहा है कि इस अवस्था को उन्होंने कहा कि नार्सिसिज्म को बोला है। मतलब एक नार्सी नाम का एक लड़का था, मतलब वो अपने इतना वो था, मतलब कहा जाता है ना कि स्वार्थी टाइप का, सेल्फिश टाइप का। वो तो बच्चा, वो सेल्फिश थोड़े ना है, इसलिए उसको आत्मकेंद्रिता बोला गया है कि वो अपने फायदा और अपने चीज़ों के लिए वो चीज़ें सोचता था, दूसरे के बारे में उसको ख्याल नहीं था। यकीन नहीं है, अभी भी नहीं समझ में आया आपको। बच्चों को चॉकलेट दीजिए, आप एक दीजिए, कितना उसको क्षमता है खाने का, मुश्किल से 5 खाएगा 10 खाएगा। आप उसको पूरा डिब्बा भर के दे दीजिए, एक मांग के देखिए, आपको वापस नहीं देगा। मतलब क्या है उसका आत्मकेंद्रिता का गुण है कि नहीं, सब मैं ही खाऊंगा, नहीं दूंगा। 20 खिलौना दीजिए, सारा उसका है, उसको नहीं खाएगा, नहीं खेलेगा, लेकिन किसी को छूने नहीं देगा। मतलब जो वो सोच रहा है वही सही है, यही उसको अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता बोला गया। कब आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब आएगा आपका कल्पनाशीलता, बता ही दिए, ठीक। अब आपका आता है अंतःप्रज्ञात्मक, इंट्यूटिव स्टेज। कौन सा इंट्यूटिव, मीन्स कि जो प्रत्यक्ष देखेंगे उसी को मान लेंगे। सामने देखा, मान लिया कि यही चीज़ सही है। मतलब अब इसमें देखिए, यही सी में तो खेल होता है।
ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसी में तो खेल होगा। अब देखिए बच्चे में होने लगा भाषा का विकास, और पूछेगा क्वेश्चन कि भाषा का अधिकतम विकास कब होता है, तो पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कब होता है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास सबसे तेज होता है। ठीक, अभी बताएंगे कि क्यों खंडन हुआ था पियाजे जी का, काहे घबरा रहे हैं आप। देखिए अंतःप्रज्ञात्मक की जो प्रत्यक्ष देखेंगे उसी को मान लेंगे। अब देखिए इसमें आपका आता है अविलोमीयता, उसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता, उसी को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। आपको कि क्या ये चीज़ है, हाँ आता है क्वेश्चन में। अविलोमीयता, उत्क्रमणीयता मतलब इरिवर्सिबिलिटी। देखिए अ को हटाइए, विलोमीयता को पकड़िए, पकड़िए मत समझिए कि विलोमीयता मतलब, देखिए हमने कहा बच्चे से, आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। हमने बच्चे से कहा 4 + 3 = 7, 4 + 3 = 7। वो समझ गया कि 4 + 3 = 7 है। हमने कहा कि अब ये 3 कहाँ गया, हमने कहा कि हम 7 - 3 = 4। वो इसको भी मान लेगा कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फिर कहेंगे कि फिर ये 7 - 3 = 4, तो फिर ये 3 कहाँ गया, वो नहीं बता पाएगा। कुल मिला जुला के कि सीधा तो जा सकता है, उल्टा नहीं जानता है कि इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो वापस आएगा। इसको पियाजे ने एक शोध किया था, मतलब खुद ट्रायल किया था अपने सबसे छोटे बच्चे पे। उसको लेकर गए स्कूल, पैदल लेकर गए, रोज़ जाता था बस से, एक दिन पैदल लेकर गए और कहे कि तुमको तो पता है ना कब स्कूल कैसे आना है, तो बोला हाँ। अब रास्ता देख लिए तो हाँ देख लिए। अब तुम वापस आ जाओगे, ना ना पापा हम नहीं आ पाएंगे। काहे नहीं आ पाओगे, हमको घर से यहाँ आने का रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से घर जाने का रास्ता नहीं पता है। मतलब कि उसको विलोमीयता, उल्टा नहीं कर पा रहा है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। देखिए रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स कर लिया। आप पढ़ते हो ना, आप लोग वीडियो बनाते हो तो रिवर्स वाला, तो साइकिल ऐसे चलाते जा रहे थे वहीं से चलने लगा, तो रिवर्स होने का गुण आ गया, तो रिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब कि रिवर्स करने का गुण नहीं आया है, उसी को कहते। देखिए उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीय मतलब कि वो पलट गया। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब कि नहीं पलटा। अविलोमीयता, विलोमीयता मतलब कि पलट गया, और अविलोमीयता मतलब कि नहीं पलट पाया। पलट गया, नहीं पलट पाया। अगर वो चीज़ों को समझ जाता कि इसी में से घुमा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो विलोमीयता हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अविलोमीयता, अनुत्क्रमणीयता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान दीजिएगा। फिर इरिवर्सिबिलिटी, आगे ही समझ में। एक बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं। बाकी टीचरों को हमने देखा है कि वो अविलोमीयता संरक्षण को उसी में घुमा के उसी में कंफ्यूज करते हैं, नहीं, बस देखते जाइएगा। अब विलोमीयता समझ में आ गया। अब देखिए, अब आया आपका संरक्षण का अभाव। संरक्षण को जानने से पहले हम आपको बताएंगे किसका केंद्रीकरण। ध्यान दीजिएगा, ई केंद्रीकरण हुआ ना, इसी में है, इधर नहीं है। इधर का देखिए हम बॉर्डर बना दिए हैं, बॉर्डर बना दिए ना। केंद्रीकरण, देखिए केंद्रीकरण मतलब कि सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब हम लोग कहते हैं ना कि केंद्र, केंद्र मतलब कि ठीक बीच का, चाहे केंद्र सरकार हो गई तो ठीक बीच का हो गई। इसकी केंद्र के बारे में सिर्फ सोचना, एक जगह पे सिर्फ सोचना, ऐसे है सिर्फ इसी के बारे में सोचेंगे, बाकी चीज़ को हम सोच ही नहीं सकते, ना नहीं सोचेंगे। कुछ भी कर लीजिए हम इसी को, मतलब इसको सिर्फ इसी के बारे में हमारा फोकस है, किसी चीज़ के बारे में हमारा फोकस ही नहीं है, सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान है। मतलब ये है, मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पूछता है कि दो जगह हैं, एक सेम पानी है, समान पानी है, दो जगह समान पानी है, और एक जगह लंबा है और एक जगह थोड़ा सा मोटा है, लेकिन बराबर आयतन का दोनों है। अब सेम पानी है, ठीक, और सेम पानी को क्या किएगा कि लंबे पानी में, लंबे जगह में उलट देंगे ना, तो पनिया को लेवल हो जाएगा ऊपर, इतना तब जानते हैं, और इसका लेवल हो जाएगा नीचे। तो बच्चा से पूछेंगे कि बताइए कि कौन सा बड़ा, इसमें पानी किस में ज़्यादा है, तो कहेगा पनिया इसी में ज़्यादा है जो जगह बड़ा है। कहेगा अच्छा इसमें कैसे बड़ा है जी, कहते बस बड़ा है, देखिए बड़ा है, मतलब कि वो केंद्रीकरण है। उसको बर्तन का माप नहीं दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है, बर्तन की साइज आकार नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि लेवल अप है, मतलब पानी ज़्यादा है। उसने देखा है कि हमने कहा 1 गिलास पानी लाओ, तो गिलास में भरा पानी रहता है तो ऊपर पानी रहता है तो 1 गिलास हुआ। हमने कहा कि आधा लाओ तो आधा गिलास लाते हैं तो उनको लगता है कि कम है। तो उस आधार पर उसने चीज़ों को वो समझा है। मीन्स कि वस्तु की मात्रा आकार, पानी की मात्रा आकार में परिवर्तन, अब हमने उसके आकार में कर दिया परिवर्तन, पर पहचानने का अभाव, पहचान नहीं पाया वो। वस्तु की मात्रा आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके परिवर्तन को पहचानने का अभाव है, मतलब कि
संरक्षण का अभाव हो गया। अभाव है मतलब तो संरक्षण का अभाव। और ये किसके कारण हुआ? कारण बताओ, कारण कारण किसके कारण हुआ? इसके कारण हुआ, केंद्रीकरण के कारण हुआ। केंद्रीकरण कर रहा था, वो केंद्रीकरण किया था, वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीकरण मतलब एक तरफ सोचना, विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग कर देना। तो केंद्रीकरण कर रहा था, इसलिए उसके अंदर आया, क्या आ गया? केंद्रीकरण का अभाव आ गया। चीज़ें समझ में आई? यही समझाना चाहते थे। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए लेंथ बड़ा होगा, समझाने के लिए हम बस इतना सारे चीज़ें एफर्ट लगा रहे हैं आपको। ये समझ गए फिजिकल रूप से, ये समझ गए किस रूप से क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक मतलब भाषा का अधिकतम विकास होगा, मतलब कि चीज़ों को संप्रत्यय के पहली की अवस्था, फिर अंतर्दर्शी अवस्था या अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था, वही है। याद करिए, उस समय हम कहते थे, हम लोग, बच्चा किसी भी चीज़ को क्या कर लेगा, इसको ये प्रतीक हुआ संकेतों द्वारा, इसको प्रतीक भी लगा लीजिएगा कि प्रतीकों द्वारा। प्रतीक मतलब याद करिए, हम लोग किसी भी चीज़ को उठा के, मोबाइल मिल गया तो ठीक है, पहले नहीं मिलता तो ऐसे उठा के बना लेते थे। कैसे नहीं समझ में आया? एक आता था वो मोबाइल, हम लोग मेला में खरीद के लाते थे, बुम्बरो बुम्बरो जहाँ ले ला के बुम्बरो, चले छैया 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 छैया, याद है? उसको हम लोग क्या करते थे, वही हम लोग के लिए मोबाइल हो गया। उसी से लेकर हम लोग बतिया लेते थे, आवाज़ आया ना है। अपने पापा को भी देंगे इसे, सॉरी पापा नहीं, मतलब किसी को भी देंगे तो उसको उठा के क्या करेगा, ऐसे लगाएगा, पापा बात करिए, मतलब भैया को लगा दिया, भैया बात करिए, तो भैया लेंगे उसका फोनवा। अब वो भी झूठ मूठ के कह देंगे हाँ हाँ ठीक है आ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर देंगे, मतलब आपने भी उसका मन रख दिया। मतलब वो प्रतीक से खेल रहा है। किससे खेल रहा है? प्रतीक से खेल रहा है। भाषा का अधिकतम विकास संकेतों द्वारा। चीज़ें क्लियर हो गई? बहुत टाइम ले लिया। चलिए 2 स्टेज और है, ख़त्म कर दें। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिखिएगा। बस बस ख़त्म हो गए, घबराइए मत। उसी में जो टाइम लगना था लगता, अब नहीं लगेगा। देखिए अब चीज़ें क्या हो गई, जो चीज़ें अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब वो सब वापस आ जाएगा। मतलब जो उसमें कमी थी इसमें वापस आ गई, मतलब जो पिछले में था कमी था इसमें वो उसकी विशेषता हो गई। मतलब कैसे, देखिए अब इसमें विलोमिता का गुण आ गया। अब इसमें हमको सब नहीं ना बताना पड़ेगा, अब तो हो गया। विलोमिता आ गया, बदल सकता है। संरक्षण आ गया, अब उसको जान सकता है कि हाँ जग में जो है, अब आयतन प्रकार सब चीज़ें समझ गया। विकेंद्रीकरण, अब चीज़ों को एक जगह नहीं सोच रहा, अब चीज़ों को अलग अलग करके डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। मीन्स चीज़ें हो गई। मानसिक संक्रियाओं द्वारा समस्या समाधान करने लगा। अब प्लस माइनस गुणा भाग जितनी भी चीज़ें हैं मानसिक संक्रियाएं कर रहा है, जो चीज़ें सामने हैं उनको देख रहा है। लेकिन एक चीज़ ना भूलिएगा, ये सारी चीज़ें मूर्त रूप से हैं। सारी चीज़ें कैसी हैं? मूर्त रूप से हैं। मतलब कि मूर्त मतलब होता है जो सामने दिखाई दे रहा है उसी से हैं। विलोमीयता भी जो सामने दिख रहा है वही। संरक्षण, विकेंद्रीकरण, क्रमबद्धता जो है ये भी जो सामने दिख रहा है ना वो भी करेगा। लेकिन अब देखते थे क्रमबद्धता मतलब क्रमबद्धता की शुरुआत, क्रमबद्धता की शुरुआत मीन्स क्या हुआ, क्रमबद्धता कि आप बच्चे को देखेंगे कहेंगे ना कि सारे बुक को उठा कर लाओ, जानते हो कैसे लाएगा? पहले सबसे नीचे सबसे मोटी वाली, उसके नीचे उसके पतली, उससे छोटी वाली, उसके ऊपर उससे पतली छोटी वाली, मतलब क्रमबद्धता की शुरुआत करेगा। लेकिन अभी असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको दिक्कत होगा, ठीक है ना? चिंतन करेगा। चिंतन देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में आया हुआ इसीलिए अलग से लिखे, चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता। किसमें? मूर्त वाले में। अब खुद बताइए कि क्या चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध हो जाता तो हमको लास्ट वाली स्टेज की जरूरत ही क्यों पड़ती? तो चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता। मानसिक संक्रियाओं द्वारा समस्या समाधान करेगा। किसमें? मूर्त वाले में। जो सामने देखा इसी में करेगा। मीन्स जो पिछले वाले में कमी था इसमें सारी चीज़ें पूरा हो गई, यही था। कोई डाउट हो मेंशन करिएगा फीडबैक में, हम रिप्लाई करेंगे, खुद करेंगे। अमूर्त में, अब ये मूर्त रूप से सोच रहा था, यहाँ पे कुछ भी कहते ना हवा पानी सारी चीज़ें नहीं बता पाता, क्योंकि जो सामने दिख रही है उसी को सच मानता, बाकी चीज़ें सब नहीं मानता। अब आ गए हम यहाँ पे, आपका ये हो जाएगा 7 से 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 से 16। अब ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल का ये भी था, हम बताए थे, ऑपरेशनल का ये भी था, फिजिकल तो पहला था, ख़त्म करिए ना उसको। परिकल्पनाएं वो छोड़ दीजिए, पहले देखिए। अब इसमें चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध हो गया। इसमें चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं था, पेपर आएगा कि चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध किसमें हो जाता है, तो इसमें हो जाता है। किसमें? अब तो सबसे लास्ट वाले में आ गए ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और इसमें देखिए, इसमें चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होगा, जो देख रहा है वही। और इसमें चिंतन पूर्णतः, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें, एक आता है अतार्किक चिंतन। मतलब चिंतन की शुरुआत कब होती है? तो अतार्किक, मतलब तर्क रूप से नहीं, अतार्किक चिंतन। एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ लिख लीजिए,
अतार्किक। बिना तर्क का चिंतन कब करेगा? बिना तर्क का चिंतन कब करेगा? भूल गए थे बताना, इसको लेकर चले जाएगा प्री ऑपरेशनल वाले में, जो सेकंड स्टेज था ना उसमें अतार्किक। इसमें चिंतन तो करेगा लेकिन जो सामने देखेगा, इसमें जो सामने नहीं है हवा पानी भगवान सबके बारे में चिंतन ये कर लेगा। ठीक, अब देखिए परिकल्पनाएं बनाने लगेगा, मतलब जो हायर लेवल की सारी चीज़ें हैं ना अब इसमें आ जाएंगी। जो उसकी कमी थी इसमें आ गई, अब इसकी जो कमी है इसमें आ जाएंगी। चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध होने लगा। अब चीज़ों को वस्तुनिष्ठ ढंग से सोच रहा है। वस्तुनिष्ठ ढंग का मतलब कि हर चीज़ का आंसर सिर्फ एक, सारी चीज़ों को मतलब अब उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। अब आप राजा रानी की कहानियाँ सुनाओगे ना तो उसको नहीं फर्क पड़ेगा, वो वास्तविकता में आ गया। कहाँ गया? वास्तविकता में आ गया। वास्तविकता से वास्तविक चीज़ों को समझने लगा कि क्या सच है क्या गलत है। और वास्तविकता से बाहर जाके भी चीज़ों को सोच रहा है वो कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करने लगा, लैब में जाने लगा, चीज़ों को समझने लगा, खोजने लगा, चीज़ें जो नहीं हैं उनके बारे में भी दिमाग लगाने लगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? वास्तविकता में। अब देखिए, अब उसका हो गया दिमाग डेवलप। अब वो पुरानी पीढ़ी परंपरा का भी आलोचक बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, किशोरावस्था पढ़ाए थे, सारी चीज़ें वही हैं, पुरानी पीढ़ी परंपरा का आलोचक बन जाएगा। अब ये परिकल्पनाएं बनाएगा, बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाएगा, निगमनात्मक, पढ़ी आगमन निगमन। अब ये नियम देख करके उदाहरण समझ लेगा। यहाँ पे नहीं समझ पाता तो ये चीज़ अब यहाँ पूरी हो गई। एक क्वेश्चन बनता है, तर्क जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। तर्क जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? ये देखिए आधा इसमें आएगा आधा इसमें आएगा, इसलिए हमने ठीक इन दोनों के बीचों बीच में लिखा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आएगा 11 वर्ष। 11 वर्ष अगर ये पूछा कब आता है तो अगर 11 इधर, अगर आपको जब ऑप्शन देगा तो 7 से 11 लिखा तो इधर मार दीजिएगा, ठीक है। और जब अगर 11 से 16 इधर लिखा तो इधर मार दीजिएगा। अगर वो फंसाने का काम किया तो फिर ये आंसर होगा गलत, और नहीं तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं दिया तो बस ध्यान रखिएगा कि तर्क कब देखिए हमने कहा अतार्किक पीछे होता है, अब इसमें तर्क आने लगा तो तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति कब जन्म लेगी? देखिएगा ऑप्शन में लिखा रहेगा 11 वर्ष, यानी कि 11 वर्ष या फिर इसके 11 वर्ष के नियर बाई होगा जो ऑप्शन, वो सही होगा। अगर 11 नहीं है तो इसके नियर बाई, तो ये होगा आपका स्टेज पूरा। ठीक, दूसरे में ही जितना टाइम लगना था अब इधर तो सारी चीज़ें ईजी हो गई। अब देखिए कुछ एक प्रीवियस ईयर 16 तारीख को पहला पेपर और पहला ही क्वेश्चन आया था। देखिए हमने सिद्धांत आपको पढ़ाया है ना कि विकास का सिद्धांत, तो उसमें है ना कि सारी चीज़ें निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तो उसमें एक है निरंतरता का सिद्धांत। लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चन इस बार पूछा था, क्वेश्चन पूछा था विकास के बारे में। ठीक, कि जो स्टेज वाले लोग होते हैं, जो स्टेज पियाजे ने स्टेज में दिया ना कि इस स्टेज में दिखा, अब उसमें था विलोमीयता अविलोमीयता, अब इसमें आ गई विलोमीयता, मतलब स्टेज वाइज चल रहा है, स्टेज वाइज चल रहा है चीज़ें। अब बाइगोस्की क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मानते हैं ना कि विकास समाज में गए और डायरेक्ट होने लगा, वो स्टेज नहीं मानते हैं, पियाजे स्टेज मानते हैं। तो वही पूछा था कि जो लोग स्टेज में मानते हैं विकास को, उनके अकॉर्डिंग कौन सा सिद्धांत मानेंगे? वो हो गया अनिरंतर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अनिरंतरता, निरंतरता नहीं। निरंतरता का मतलब बाइगोस्की वाला डायरेक्ट हो रहा है, कोई स्टेज नहीं है। और इसमें क्या हो गया? अनिरंतरता का सिद्धांत, मतलब निरंतर नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वहाँ था पिछला पेपर में आया था 16 तारीख को। तो चीज़ों आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए और इसके बाद इसके क्वेश्चन बहुत सारा लगा, ये लगाना पड़ेगा। कहीं से पढ़िए लेकिन पढ़िए, लेकिन जो वहाँ समझ में आए वहीं पढ़िए। देखिए कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट बनते हैं पियाजे के बारे में। बच्चे क्या है नन्हे वैज्ञानिक, किसने कहा? पियाजे ने। अब एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया, वयस्कों की तुलना में, बच्चे वयस्कों की तुलना में कैसे सोचते हैं? मात्रा में। ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से, जितना हम सोचते हैं उतना बच्चे भी सोचते हैं। मात्रा में तो समान सोचते हैं, प्रकार में अलग अलग सोचते हैं। मात्रा में बच्चे समान सोचते हैं, किसके? वयस्कों की तुलना में समान मात्रा में, और प्रकार बस अलग अलग तरीके की चीज़ें सोचेंगे, वो कुछ और सोचेंगे, लेकिन जितना हम लोग सोचते हैं उतना वो भी सोचते हैं। ठीक है, अगर प्रकार भी समान हो जाता तो फिर अलग का था भाई, वो भी वयस्क हो गए। एक भाषा पे क्वेश्चन आता है पियाजे से कि विचार पहले और भाषा बाद में। देखिए विचार पहले, थॉट पहले आएगा। पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चा सोच रहा है, थॉट आया, भाषा तो बाद में आएगी।
मीन्स कि हम ही लोग बच्चा है, उसको भाषा नहीं जन्म लिए, सोच के देखिए भाषा नहीं जन्म लिए, लेकिन विचार आ जाता है कि नहीं, मारना है, पीटना है, रोना है, गाना है, सारी चीज़ें वो जानता है कि नहीं जानता है। आम केंद्रित आत्म केंद्रित सब बिना भाषा का समझ गया कि नहीं, जीववाद समझ के, वस्तु स्थायित्व समझ गया कि नहीं, मतलब उसके अंदर ठाट घूम रहे हैं। तो पियाजे ने कहा कि विचार पहले आएगा, भाषा आएगी बाद में। कैसे याद करेंगे? अब वाइगोत्स्की से भी इसमें होता है, तो हम बताएंगे वाइगोत्स्की वाले में, क्योंकि लेंथ हो गया बड़ा, वाइगोत्स्की लंबा समझ लीजिएगा। पी क्या? पी पियाजे, पी पियाजे, पी वी, पी वी, पी वी, पी वी, पियाजे विचार, पियाजे पी वी, मतलब पियाजे ने कहा कि विचार पहले, पी ने कहा कि वी पहले, पी और वी मिल रहा है, तो पियाजे ने कहा विचार पहले भाषा बाद में। और कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं कि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले विचार बाद में, नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने स्वतंत्र बताया था, उन्होंने बताया था कि हेल्प करता है, कैसे करता है हम बताएंगे। देखिए अब बचा क्या, हो तो गई चीज़ें ख़त्म। अब इसमें इसका होगा खंडन, कैसे खंडन वो भी देख लीजिए। इन्होंने कहा कि भाषा तो बाद में आता है। अब इन्होंने कहा कि बच्चे, एक क्वेश्चन आया था कि मंजू रंजू से बड़ी है, रंजू संजू से बड़ी है, ये कैसे, वैसे, मतलब वो उनसे बड़ी, सबसे बड़ा कौन है? बच्चा हो गया परेशान। मतलब इन्होंने कहा कि बच्चा नहीं बता रहा है, बच्चा ये कह रहा है कि ये बड़ी है, वो बड़ी, फिर आपने कहा ना कि अपने भाषा का प्रयोग कर लिया ना, आप कैसे कह दिए कि भाषा पहले नहीं आएगा, भाषा भी, उन्होंने कहा था कि भाषा बाद में आएगा, हेल्प नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आपने ये सारी चीज़ें पता करने के लिए क्या किया, भाषा का प्रयोग किया, हाँ किया, तो फिर आप कैसे कह सकते थे, आप कैसे कह सकते कि क्या चीज़ है कि भाषा बाद में आएगी, भाषा का प्रयोग किया, इसलिए इनका क्या हो गया, खंडन। देखिए तेजी में बता रहे हैं, इसलिए अब इस चीज़ को नहीं समझा पा रहे हैं। शुरू की चीज़ें बहुत बढ़िया समझाए हैं ना, थोड़ा तेजी में बस इतना समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि भाषा बाद में आएगी, इन्होंने कहा कि फिर आपने प्रयोग कैसे कर लिया, उनसे पूछ कैसे लिया, उन्होंने भाषा का प्रयोग किया तभी ना आपने समझा, आपने कैसे समझा, तब इन्होंने कर दिया भैया, हम भैया किए सरेंडर। तो फिर इसीलिए हमने लास्ट शुरू में ही शुरुआत किया था कि ब्रूनर और वाइगोत्स्की का सिद्धांत हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं जाके क्या हो गया, इनका खंडन। और इसी के साथ हम लोग करेंगे क्लास का अंत। तो साथियों मजा आया आज की क्लास में, आज के बाद फिर भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे, घबराइए मत। देखिए अपना टीचिंग शैली से लेकर सब कुछ बदल दिए कि नहीं आप लोगों को समझाने के लिए, फिर भी आप लोग मुख बधिर बने हुए हैं। अरे कुछ करिए, कमेंट करिए, हमको मोटिवेशन दीजिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो चीज़ आपका डिमांड करेगा, जैसे आपको समझ में आएगा हम वैसे समझाएंगे। अब जुड़ गए हैं तो जुड़ गए हैं, ठीक है ना, यहाँ से जुड़े हैं, अपना फ़र्ज निभाएंगे, हमारा जो काम हम करके रहेंगे। आप शेयर करिए ना करिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप करें। सारी चीज़ हम दे दी आपको इन्हीं सब चीज़ों के साथ। आप बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक बहुत ही बढ़िया सेशन के साथ, सोच रहे हैं कि एक चीज़ें ख़त्म करते जाएँ, ठीक है। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, आप बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।